हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 9 अगस्त 2023 को हम द हिंदू का एनालिसिस शुरू करेंगे। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्शन आईएएस पे आपके लिए हर एक उस सीरियस एस्पिरेंट के लिए मेंटोरशिप सेशंस अवेलेबल है। जो भी अपनी तैयारी सीरियसली करना चाहता है यूपीएससी 2024 और 2025 के लिए या 2026 के लिए भी, चाहे आप कॉलेज में हो, अंडर ग्रेजुएट हो या आपका ग्रेजुएशन हो गया है, तो आप अपने यूपीएससी की स्ट्रैटेजी एनसीईआरटीज से लेके सिलेबस जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक हर एक चीज की सही तरीके से गाइडेंस के साथ आपको वहां पे मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप आते हो हमारे यहाँ, हमारा ऑफिस है करोल बाग दिल्ली में, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे गेट नंबर 8। अगर आप आना चाहते हो तो आपको मोस्ट 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 वेलकम है। आप आ जाइए, अपनी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को समझिए, अपने करियर को समझिए, अपने गोल को लेके सीरियस हो जाइए। और अगर आपको फिर भी कोई हेल्प की ज़रूरत है, चाहे ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, मेंटोरशिप्स अवेलेबल है। आप एक बार इस नंबर पे कॉल कीजिए, माय नेम इज एस के, एंड आस्क देम टू कनेक्ट टू मी। ठीक है, आपको मुझसे मिला दिया जाएगा। आप ऑनलाइन चाहते हैं या ऑफलाइन चाहते हैं, आपको इस नंबर पे कंफर्म करना होगा और आपको हम मुझसे मिला दिया जाएगा। एंड वी अ टीम ऑफ मेंटोर्स will guide you through entire journey of your UPSC. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द टुडेज न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में सबसे पहला एक न्यूज़ आया था आज, विच इज अबाउट सत्याग्रह। ठीक है, व्हाट इज सत्याग्रह और सत्याग्रह का ओरिजिन क्या है, कैसे हुआ, हु वाज द लीड आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोग्राम सत्याग्रह। ठीक है, और अभी अगर आपको याद हो तो जून 2030 में वी सेलिब्रेटेड, ठीक है, जून 2023 में it was 130th year of the Satyagraha, which was started by the father of the nation, Mahatma Gandhi. गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू की थी, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, आज से 130 साल पहले, उस सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। वो सत्याग्रह क्या थी, अभी रिसेंटली क्या हुआ है। जून 2023 में हमने 130 वर्ष कंप्लीट किए हैं, 130th एनिवर्सरी था द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। ठीक है, तो सत्याग्रह बिगन, स्टार्ट हुआ था एज अ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फैक्चुअल चले जाएंगे यहाँ पे हम, बट इन फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है और ये फैक्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो 7 जून 1893 को एट दी पीटर मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, आप सभी को याद होगा वो इंसिडेंट जो गांधी जी के साथ हुआ था नियर डर्बन, साउथ अफ्रीका। डर्बन साउथ अफ्रीका में वो इंसिडेंट हुआ था जिसमें गांधी जी को उस ट्रेन में टिकट होने के बावजूद, फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद, उनको वहां से निकाल दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट द नॉन वाइट्स वेर नॉट अलाउड इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स। तो अभी एनिवर्सरी हुआ था, उसके बाद इससे पहले 1997 में द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला,
he himself conferred the Freedom of Peter Martyrsburg award forced Thomas Lee on Mahatma Gandhi in a moving ceremony at this railway station. So, the world recognized that the apartheid and the vices of apartheid, ये कितना बुरा था ये चीज, that discrimination on the basis of color, the racial discrimination जो उस टाइम पे था with the colonial whites and the Asian browns, ठीक है, और we call it the African blacks. तो जितना भी प्रॉब्लम उस टाइम पे था, या अभी अगर आप देखो रिसेंट पास्ट में ब्लैक लाइव्स मैटर, है ना, BLM करके मूवमेंट चला था अफ्रीका में, अमेरिका में, है ना, देयर वर प्रोटेस्ट्स ऑल अलोंग 2019 में, 2020 में, 21 में, देयर वर प्रोटेस्ट्स from continents, there were protests from countries in the support of this BLM protest. So the apartheid, the struggle which Gandhiji started then 130 years back, is the vice of that struggle. ठीक है, कि गांधी जी ने स्ट्रगल स्टार्ट किया था अगेंस्ट अ वाइस, दैट वाज द वाइस ऑफ racial discrimination. Even though 130 years, a century has passed, more than a century has passed, but the vice is still there. What else can humanity do? This is the question. Okay. Why isn't humanity evolving on those parameters, on the social parameters of the discrimination? ठीक है, तो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन द 2nd of October, है ना. अभी इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस, a day for the international non-violence and international day of non-violence. ठीक है, he was a politician, he was a lawyer, he was a social activist, and he led the Indian national movement. First he was called the father of nation by whom? ठीक है, फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? भाई सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको बोला था व्हाट? Father of the nation. His ideas are truly about non-violence, truth, honesty, care, and mother nature, and sustainability and welfare of downtrodden. His political guru, as asked by UPSC, ठीक है, was Gopal Krishna Gokhale, and he was shot dead by Nathuram Godse on 30th January 1948. ठीक है, and 30th January is observed as the Martyrs Day. ये तो हो गए आपके स्टेट PCS SSC वगैरह के फैक्ट्स. अब आते हैं यूपीएससी पे. यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है सत्याग्रह से रिलेटेड? जैसे मैंने पहले ही बोला था दैट द ह्यूमैनिटी इज स्टिल फेसिंग द वाइसेस ऑफ द evils. So this will be a question for you. Task, ठीक है, which you have to submit. Question will be that the humanity needs ideas of Gandhiji now more than ever. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप अपार्थाइड डिस्कस करो, आप ब्लैक लाइव्स मैटर डिस्कस करो, आप क्लाइमेट चेंज डिस्कस करो, आप इसमें अर्थ का सस्टेनेबिलिटी डिस्कस करो, आप इसमें इंटरनेशनल गवर्नेंस डिस्कस करो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एथिक्स और GS4. ठीक है, तो GS4 question will be of 150 words for 10 marks. क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. अपना क्वेश्चन जो है इसका आंसर 9031036712.
इस पे व्हाट्सएप कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। मूविंग टू सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। और गांधी जी का स्ट्रगल जो साउथ अफ्रीका में था उसमें क्या हुआ, और यहाँ पे इंडिया में क्या क्या चीजें हुई रिलेटेड टू सत्याग्रह एंड ऑल, ठीक है। तो दी लीगल एक्टिविज्म इन दी साउथ अफ्रीका स्टार्टेड। और क्यों मैं साउथ अफ्रीका को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज रिसेंटली क्वेश्चन एक पूछा गया था अबाउट साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो सिंपल was that Gandhiji arrived in South Africa in 1893 to handle the legal case and to fight for the rights of citizens। और गांधी जी यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? डर्बन में। और डर्बन में इनने बनाया क्या? नेटाल इंडियन कांग्रेस इन 1894, ठीक है, टू एडवोकेट फॉर द वोटिंग राइट्स ऑफ द इंडियंस। एंड देन ही वाज कन्फ्रंटेड विद डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म देयर। उसके बाद उन्होंने दे स्टार्टेड मोबिलाइजेशन ऑफ द सपोर्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया इंडियंस विच वर लिविंग इन देयर साउथ अफ्रीका। और इसी में उन्होंने 1903 में बनाया ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह स्टार्ट हो गया, कहाँ पे? वहां पे अगेंस्ट दी रेस्ट्रिक्शंस व्हिच वर फोर्स्ड ऑन दी एशियंस देयर इन जोहान्सबर्ग। और वहां पे क्या था? वहां पे प्रॉब्लम ये था उनको मीटिंग्स में, और इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया इसके बाद जोहान्सबर्ग में सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस में यहाँ पे क्या करते थे? नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। और इसमें सबसे फेमस वाला जो प्रोटेस्ट था दैट इज नोन एज वोलक्रस्ट सत्याग्रह ऑफ 1913, ठीक। इसके बाद गांधी जी ऑल्सो हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनल लिविंग, ठीक है। और कम्युनल लिविंग में गांधी जी फाउंड दी फिनिक्स सेटलमेंट इन डर्बन इन 1904, ठीक है। एंड दिस वाज अ कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट। एंड यहीं पे उन्होंने जोहान्सबर्ग में ही टॉलस्टॉय फार्म बनाया इन जोहान्सबर्ग इन 1910, just to prepare satyagrahis. Satyagrahis were the followers of non-violence and aimed to foster self-reliance, promote communal harmony and training in the practical skills. इसके बाद गांधी जी ऑल्सो वर्क फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। और उसमें ही फॉर्म्ड अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में ही पुट टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस, जो उन्हें बनाई कब? 1912। एंड द आइडियाज and the mobilization role which was played by Gandhiji helped in the direction of what? South Africa's independence movement, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये था दैट पहले लीगल रिफॉर्म्स, और वहां के जो इंडियंस थे उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए तो ब्रिटिश पास्ट दी इंडियन रिलीफ एक्ट। This was passed by the South African government in 1914, and the act abolished the discriminatory laws and recognized the rights of Indians who were living in South Africa. So Gandhiji's efforts there laid the groundwork for the future reforms which were set for non-violence, ठीक है। तो 2021 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था अबाउट द सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन,
Songs of Prison, a translation from the Indian religion lyrics in English, a translation of ancient Indian religion lyrics in English, was written by Mohandas Karamchand Gandhi. This was a question asked by UPSC in 2021. And when we talk about the British colonial rule in India, that time also Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of indentured labor. Plus, consequently, he broke the SALT law with the Indian National Congress, and at that time, Indian National Congress was declared as illegal by colonial rulers. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं अबाउट गांधी जी इन प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो. तो लेट्स have a bit detailed, more detailed view about Satyagraha from the mains perspective of UPSC. तो अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए अबाउट सत्याग्रह, that it's more of a relevance today and than in any other time in the past. So the origin of this doctrine of Gandhiji about the ahimsa and the non-violence was based on the teachings of Jainism, Buddhism, Upanishads, Bhagavad Gita, and this also involved the tales of Raja Harishchandra, for sticking to the values. This also included the teachings of Jesus Christ and Socrates. ठीक है, तो गांधी जी सत्याग्रह continues to guide the Christian maxims or the Christian maxim of resist no evil if somebody strikes your right cheek, show them the left too. ठीक है, so this is a Christian maxim which Gandhiji continued as a basic doctrine for his satyagraha. Gandhiji gave the idea about the additional dimension and the new philosophy, turning the brand new tools for सत्याग्रह. ठीक है, तो अगर आपको इस चीज का आइडिया लग गया है that what was सत्याग्रह and why is this so much of a powerful idea which Gandhiji gave as the basis for his philosophy of non-violence. So basically this is a loving power and this is not a physical power. This power believes in showing more love than physical violence. ठीक है, तो this thing we can practice also in our own lives at present, uh, wherever you are, even if you are with your family, you are with your partner, you are with your friends, show them more and more love so that the bond gets more stronger. Even if there is hate, that hate will be washed away by the love which you are showing towards each other. And satyagraha and nationalism were the two parallels, और ये दोनों चीजें साथ में चल रही थी, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही थी, एक दूसरे के साथ चल रही थी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, सत्याग्रह एंड द नेशनलिज्म ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पर्टिकुलरली, है ना. एंड दिस सत्याग्रह was this satyagraha was complemented by two things. One was non cooperation and one was civil disobedience. ठीक है, तो दो चीजें ऐसी थी which helped in the rule of suffering and which helped in enduring the suffering as the means to end the violence. ठीक है, एंड अगर आप देखो तो गांधी जी ने इंडिया में कितनी सत्याग्रह की, तो पहली थी चंपारण,
which was in Bihar. एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, वन वाज राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, अनुराग, नारायण सिन्हा एंड शंभू शरण वर्मा. Second was Kheda. This was in Gujarat. And Gandhiji, Sardar Vallabhbhai Patel, Indulal Yagnik, Shankarlal Bankar. These were the important rulers, these leaders of this moment. Then comes the Ahmedabad mill strike. This was also in Gujarat, and it was particularly led by Gandhiji only. ठीक है. इसके बाद बरदोली, although under Sardar Vallabhbhai Patel and Gandhiji, Sardar Vallabhbhai Patel, Kasturba Gandhi and Mani बेन पटेल. ठीक है. गांधी जी was not actively involved in this. Fifth one was salt satyagrah. It was also in Gujarat, and Gandhiji was the prime architect of this. At the last, there was Vaikom satyagrah. It was in Travancore, and K. Madhavan, K. Kellapan, and K. P. Kesawa Menon were the three most important architects of this satyagraha. ठीक है. So this was all about satyagraha. Maybe आपको जितने भी points यहाँ पे मिले, ठीक है, वो सारे points आपको books में नहीं मिलेंगे. सारे नहीं, कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे. ठीक है. दिल्ली में जितने भी लोग हैं, आई विश यू विजिट दिस पार्क. जाइए वहां पे देखिए, बिकॉज इट हैज बीन सेड दैट द विजिट टू दिस पार्क शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज द editorials from international relations are very much important for UPSC means. क्यों? बिकॉज हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ जो है वो कहाँ से बनानी है? अगर बनानी है तो वो न्यूज़पेपर से ही बनानी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. ठीक है. अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती, अगर आपके आईआर के आंसर में करंट अफेयर्स नहीं जाता, तो फिर आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो. ठीक है. और अगर आप आईआर के आंसर्स लिख रहे हो, तो भी आप मुझे अपने आंसर्स भेज दीजिए. जैसा मैंने नंबर दिया है इससे पहले भी व्हाट्सएप का, वो नंबर पे आप अपने आईआर के आंसर्स भेज के मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, directly or indirectly, through WhatsApp, or you can call also on that number, and your call will be received. You'll be welcomed with warm wishes at Perfection IAS. Now let's start the editorial discussion for the grammar of commerce in the new age of geopolitics. What does commerce mean when the geopolitics is changing? This is geoeconomics. Commerce, and this is geopolitics. That is the power politics. That is the power struggle in the international sphere. Sunanda Sen, a retired professor of JNU University, talks about the internationalization of rupee. ठीक है. The author here highlights 3 to 4 points जिसमें रुपी अभी ऊपर जा रहा है when it comes to international payment systems. First, she highlights here कि रशिया यूक्रेन वॉर में we were faced with this dilemma of purchasing crude oil imports from Russia. ठीक है. अब हमें वहां से तेल खरीदना था, तो हमने पहले तो स्टार्ट किया था वॉस्ट्रो अकाउंट, कि यहाँ के जो डीलर है वो रशियन बैंक्स में रुपी डिपॉजिट करेंगे, और वहां का जो बैंक होगा वो वहां के डीलर को रशियन रबल दे देगा, और वहां से हम तेल खरीद के लाएंगे. हम रुपी दे रहे हैं, और वहां से जब लोग आएंगे जिनको यहाँ से कुछ सामान लेके जाना है, यहाँ का एक्सपोर्ट लेके जाना है, तो वो लोग यहाँ पे यहाँ के वॉस्ट्रो अकाउंट में, नॉस्ट्रो अकाउंट में
अपना पैसा जमा करेंगे, रबल जमा करेंगे और फिर यहाँ से ट्रेड लेके जाएंगे, ऑस्ट्रो एंड ऑस्ट्रो अकाउंट्स, दैट्स इट। बट द थिंग इज रशिया इज करंटली एंजॉइंग अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया में देयर वाज दिस रेजिस्टेंस अगेंस्ट रुपी, कि यार रुपी हम लेके कितना रुपी ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस है, तो हम रुपी लेके क्या करेंगे। तो देयर फोर सम ऑफ दी पेमेंट्स वेर सेटल्ड थ्रू चाइनीज युआन। एंड इस चीज पे हमने, ये जो युआन पे सेटलमेंट हुआ था, इस चीज पे हमने ये देखा था दैट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, internationalization of rupee is hampered by the Chinese dominance and less acceptance of Indian rupee। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम ये ना क्वेश्चन पढ़ा था और बनाया था क्वेश्चन, और इसका आंसर भी लिखा था बहुत बच्चों ने। ठीक है, तो दिस थिंग इज देयर, है ना। उस टाइम पे द प्रॉब्लम हियर इज, उस टाइम पे वी हैड ओनली वन आर्गुमेंट, दैट वाज द अग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड इंडिया अबाउट पेइंग द रशियन ऑयल थ्रू चाइनीज युआन। हियर ऑथर हाइलाइट्स टू थ्री मोर थिंग्स। ठीक है, अब ये क्या हाईलाइट करते हैं, फर्स्ट इज दी अग्रीमेंट्स ऑफ सच सॉर्ट। इंडिया और सोवियत यूनियन में पास्ट में रुपी में सेटलमेंट हुआ था। ठीक है, वेदर दैट वाज अबाउट दी स्टील प्लांट इन भिलाई, उस टाइम पे भी हुआ था। बट अगर आप अभी की देखो, द परचेज ऑफ द युआन टू सेटल रशियन सरप्लस इज इन द प्रीवेलिंग रुपी अकाउंट इज करंटली अप्रूव्ड एज द कन्वीनियंट स्टेप। ठीक है, अब अगर ये कन्वीनियंट है तो ब्रिक्स कंट्रीज में भी देयर टू सिमिलर यूज ऑफ चाइनीज करेंसी बाय नॉन चाइनीज मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, बट द प्रॉब्लम हियर इज इंडिया इज करंटली फेसिंग दिस डायलेमा कि वेदर where can it counter China, where can it resist, where can it restrict the Chinese dominance when it comes to checkbook diplomacy, when it comes to the problems which are there by the China's territorial aggression or the cartographic aggression we call, और फाइनेंशियल अग्रेशन, या फिर नियो कोलोनियलिज्म, या फिर जिसको हम बोलते हैं व्हाट, चेक बुक कोलोनियलिज्म। ठीक है, तो at this moment India has to focus on internationalization of rupee because the instability which is there in the dollar is highly, अगर आप अभी लास्ट में एक और न्यूज है which is about the rating agencies, है ना, तो that shows that how much dollar is going to be more unstable। ठीक है, लास्ट वाला जो न्यूज है दैट इज अबाउट द इंस्टेबिलिटी ऑफ द डॉलर एंड इंस्टेबिलिटी इन द यूएस इकोनॉमी, because the rating agencies have degraded their ratings about the United States because of the internal and the domestic issues there and the financial issues also in the USA. So at this moment it becomes very much critical and crucial for India to focus on diversification of its resources, because अगर आप देखो तो हमने स्टार्ट किया व्हाट, हमने स्टार्ट किया डाइवर्सिफाई करना अपने रिसोर्सेज अबाउट ऑयल इंपोर्ट्स, है ना। हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, हमने रशिया, वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, गल्फ, हर जगह को एक्सप्लोर कर दिया। क्यों? बिकॉज वी वेर डिपेंडेंट ऑन ओनली वन कंट्री। हमने डिफेंस के इंपोर्ट्स को क्या किया, एक्सप्लोर किया। हमने यूएस, इसराइल, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर एक जगह को देखा, एक्सप्लोर किया, हर एक जगह से चीजें ली। Why? Because in international relations, what is the most important thing is the national interest, है ना। और ये जो national interest है, this is when it comes to defense, we have to expand our wings. When it comes to defense, we have to increase our defenses. If we start depending on only one country, that means that we have to oblige by the conditions set by that country, and India being a sovereign nation will never do that. इसके बाद in the financial trends only,
after Soviet Union or after the settlement of Russian oil in Chinese yuan, there is one more point which is recently 2 हफ्ता पहले we signed this deal with rupee dirham agreement with UAE, जहां पे वहां का जो लोकल पे है और यहाँ का जो यूपीआई है उसको भी इंटीग्रेट करेंगे. और सिमिलर काइंड ऑफ डील इज देयर अंडर कंसिडरेशन विद इंडोनेशिया ऑल्सो. श्रीलंका में भी हमने सेम किया, लंका पे काम कर रहे हैं हम. ठीक है. तो दीज नेगोशिएशंस एंड दीज फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स विच वी आर सेटिंग आर द नीड ऑफ द आर. ठीक है. सो द rupee and the internationalization of rupee needs new financial architectures to be set around the globe. ठीक है. But not physically, but on the diplomatic tables. And that is what will be your question for the day. ठीक है. तो कैसा लगा सवाल? अभी आप सवाल लिखोगे, तुरंत के तुरंत आप सवाल लिखोगे अभी और इस सवाल का जवाब लिखोगे. ठीक है. And the question is that internationalization of rupee requires new financial architectures on the diplomatic tables. On the diplomatic tables. How far has India progressed in such scenario? ठीक है. Question will be of 250 marks for 250 words for 15 marks. ठीक है. You submit this question on my number 9031036712. इस पे WhatsApp कर दो and we will evaluate it. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. So the climate events and an umbrella for the urban health. Climate events and umbrella for the urban health. The authors here, if you see, they belong to public policy. ठीक है. Both the authors belong to public policy, and if you know that public policy is a multi-dimensional aspect, है ना. Public policy बनाना, policy making or the policy analysis is a multi-dimensional effect, is a multi-dimensional work. और इस काम को करने में अगर आपको ध्यान हो तो हमें जो लोग चाहिए होते हैं या जो पर्सपेक्टिव चाहिए या जो व्यू पॉइंट चाहिए, जैसे आप ब्यूरोक्रेट्स, कल को जब आप भी ऐसे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग में, अगर आपके किसी डिवीजन में, अगर आपके किसी स्टेट के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, व्हेन यू आर ऑन द सेक्रेटरी लेवल, कहीं पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो दैट द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी मेक एन एसओपी. ठीक है. वी डू व्हाट, वी मेक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वी मेक अ पॉलिसी. दैट इज द प्राइम वर्क ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. That how to deal with the problems, what are the solutions, what are the challenges, how to deal with those challenges, what else can we do, and what has been done in the countries outside, so that we can implement that here in a better way with the Indian touch. So that is what we are doing. So these two authors, इनने क्या किया, पहले बोला that there are climate events and climate events and their relevance with urban health. ठीक है. अब ये खाली अर्बन हेल्थ क्यों है, रूरल हेल्थ क्यों नहीं है? That too is there. ठीक है. Because urban areas में there are different challenges when it comes to health. Rural areas में there are different challenges when it comes to health. ठीक है. Now, what the author highlights here, first is cyclonic storms, second is vector-borne diseases. ठीक है. साइक्लोन आ गया प्लस हैवी रेन्स हो गए प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे. अनयूजुअल रेन होने की वजह से देयर आर कॉमन वाटर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्रा, लेप्टोस्पिरोसिस, मलेरिया, डेंगू, ऐसी चीजें जो रेन अफेक्टेड एरियाज में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है. अब ये होता है एंड देयर आर अनहाइजीनिक कंडीशंस इन अर्बन एरियाज, particularly in the slum areas. ठीक है. और that is the key point here which is highlighted by the authors.
कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जो ये क्लाइमेट स्टॉर्म्स की वजह से या रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं जो पानी के थ्रू, ठीक है, वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, चाहे वो टाइफॉइड हो वाटर बॉर्न या फिर वो डेंगू हो वेक्टर बॉर्न, मच्छर से होता हो, ठीक है, दीज डिजीजेस विल इंक्रीज। और इन डिजीजेस को रोकने से के लिए वी हैव नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जहां से हम अपना हेल्थ सिस्टम जो है रीबिल्ड कर सकते हैं। प्लस देयर शुड बी स्पेशल फंड फ्रॉम द स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक फाइनेंस कमीशन। यहाँ से एक स्पेशल फंड आना चाहिए, किस लिए? फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, फॉर सेटिंग अप देयर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दी ऑथर्स हियर हाईलाइट दैट, यहाँ पे अगर हम पास्ट का एक्सपीरियंस देखें कोविड का, तो कोविड के एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला कि वी नीड एन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम विच हैज टू बी सेट अप देयर। और उस प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास एक फ्रंट लाइन वर्कर्स होना चाहिए, फ्रंट लाइन ऑफ वर्कर्स। और इस ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, चाहे वो नर्स हो, वो कंपाउंडर्स हो, वो जो आगे जाके लाइक पेशेंट्स को एड्रेस करते हैं, ठीक है, whether that is like examining the patients, whether that is checking the fever, whether that is giving the first treatment or the normal medicines, the generic medicines and all of that, ठीक है, वो टीका लगाना हो गया, ऐसी ऐसी चीजें अगर हैं, ठीक है, that front line of workers has to be there, ठीक है। और इनका इंटीग्रेशन इज बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों? बिकॉज दिस विल क्रिएट अ हेल्थ कार्डर इन अर्बन एरियाज, और उसी से हमारा पहला चीज सॉल्व हो जाएगा, दैट इज द शॉर्टेज ऑफ एडिकेट ट्रेन्ड वर्कफोर्स इन द हेल्थ केयर एंड द अलाइड एरियाज, ठीक है। तो इस एडिटोरियल को ऐसे ही पढ़ना है, 1 2 3 4 4 पॉइंट्स इस एडिटोरियल से निकल के आ गए हमारे पास। डन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड दैट्स इट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स चिप्स एक्ट। क्या है ये चिप्स एक्ट? यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों लाया और हम क्यों पढ़ रहे हैं चिप्स एक्ट? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली इन 2022 sorry brought this act known as the United States Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act of 2022, जिसका दूसरा नाम है चिप्स एक्ट, एक्रोनियम, ठीक है। अब ये चिप्स एक्ट इंडिया में किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज अबाउट दी सेमीकंडक्टर्स। ऑथर्स हियर हाईलाइट, ठीक है, देखो ये है यूएस बेस्ड सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी का सीआईओ प्रणय कोताशथाने इज अ चेयर ऑफ हाईटेक जियोपॉलिटिक्स प्रोग्राम, ठीक है, एट द तक्षशिला इंस्टीट्यूशन। अब दोनों ऑथर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर ड्रिवन या टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम कर रहे हैं। अब इनको करना क्या है? इन्होंने एनालाइज किया दो चीजों को, कि यूएस का जो एक्ट है वहां से हम क्या इन्फ्रेंस ले सकते हैं फॉर इंडियाज सेमी कंडक्टर मिशन, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वहां से हम क्या रेफरेंस ले सकते हैं, चिप्स एक्ट से क्या रेफरेंस ले सकते हैं, ताकि हमारा जो ये मिशन है ये तेजी से बढ़े और इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए और उससे हम बेटर कर पाए, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज इन ओपिनियन, है ना, इट्स द ओपिनियन ऑफ द टू। यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें यूएस के जो प्रोविजंस हैं, उस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो नहीं चाहिए, बट कुछ पॉइंट्स चाहिए। जैसे वो एस्टैब्लिश करता है एक 4 सेपरेट फंड, 4 सेपरेट फंड्स एस्टैब्लिश करता है ये एक्ट जो यूएसए में है। क्यों एस्टैब्लिश करता है? फर्स्ट इज अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर रिसर्च। अब ये 4 फंड्स ऐसे एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, कि 4 जगहों पे सेमीकंडक्टर मिशन जो है 4 जगहों पे काम करे। कॉमर्स में अलग काम करे, डिफेंस में काम करे, स्टेट के लिए मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में काम करे फॉर फॉरेन पार्टनर्स एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए काम करे, प्लस साइंस फाउंडेशन में रिसर्च के लिए काम करे। तो चारों चीजों के लिए इन्होंने इसको फंडिंग दे दी, एंड दैट इज द बेसिक थिंग। फंडिंग इज द बेसिक थिंग बिकॉज दिस इज एन इनोवेशन लेड इंडस्ट्री। यहाँ पे फंडिंग नहीं होगी, यहाँ पे फंडिंग जरूरत है, दिस इज हाईटेक इंडस्ट्री, यहाँ पे फंडिंग नहीं होगी तो ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। तो दैट इज वाई स्टेट सपोर्ट इज नेसेसरी इन दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ठीक है, इस एडिटोरियल से। अब इंडिया को क्या करना चाहिए?
हमने नेशनल नोडल एजेंसी जिसका नाम है नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस थिंग। हमने चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम भी लॉन्च किया फॉर यूनिवर्सिटीज एंड ऑल फॉर द एकेडमिक रिसर्च। हाउएवर ऑथर हियर हाइलाइट्स, ठीक है, that there should be the structural accountability. India has guidelines for the viability proposal and a lot remains to be done concerning the transparency. So he says that there is a bit of accountability and transparency which is lacking in this program. Plus he also highlights that future research के लिए, है ना, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यूएसए में या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, दिस नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए में, देयर इज सेपरेट फंड फॉर दैट। इंडिया में थोड़ा सा फ्यूचर रिसर्च के लिए वी आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच इन इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग इज ऑल्सो नॉट द प्रायोरिटी फोकस। क्यों? बिकॉज वी आर स्टिल इन लाइक इन्फेंसी ओनली। हम इस मिशन में अभी लाइक रिसर्च लेवल पे ही है, ठीक है, उतना ज्यादा हमने नहीं किया है दैट वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग दिस पैकेजिंग। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि हमें प्रोविजंस तो बनाने पड़ेंगे फॉर दिस पैकेजिंग रिसर्च एंड नॉट द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ द फोकस। तो ये जो एरियाज हैं जो जहां पे लैक कर रहा है ये मिशन, वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। प्लस इंडियाज स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्ट इन द रिसर्च ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग फ्रॉम वेयर from in this area India can also take a clue from this act। तो 2 और 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ से निकल गए जो हम अपने इंडिया की दिस मिशन विच इज दी सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया उसमें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। लेट्स गो थ्रू इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, व्हाट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? ठीक है, this is a mission which has been set up as an independent business division within the Digital India Corporation। इस कॉरपोरेशन के अंडर है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। अब ये ISM करेगा क्या? दिस मिशन, what will it do? It will do all the administrative and financial powers. It's tasked with the responsibility of catalyzing the India's semiconductor ecosystem, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम पे काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग पे, पैकेजिंग पे, प्लस डिजाइन पे, ठीक है। तो दिस ISM हैज एन एडवाइजरी बॉडी आल्सो विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो डिजिटल कॉर्पोरेशन के अंदर है ISM और डिजिटल कॉर्पोरेशन के अंदर है इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट जिसका नाम है ISM। ISM के पास है एक एडवाइजरी बॉडी of global experts, ठीक है। प्लस there is the ISM is also serving as the nodal agency for efficient, coherent and smooth implementation of the program। अब इस ISM के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट इज सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर डिस्प्ले, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, प्लस केमिकल गैसेस, जितना भी इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रस्टेड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डेवलप करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन करना है। प्लस दिस आल्सो हैज टू फैसिलिटेट इंडिजीनियस intellectual property rights generation। This has to implement transfer of technologies, ठीक है, and incentivize the transfer of technologies। This also has to establish the centers of excellence in the industry, in the same industry that is the semiconductor industry। or this has been working as a nodal agency for different schemes provided under जो भी schemes सेमीकॉन इंडिया में विच इज लाइक कॉन्फ्रेंस सेमीकॉन इंडिया में वो पास होती है, वहां से जितने भी स्कीम्स पास होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इज ISM, ठीक है। दिस ISM हैज 4 सब स्कीम्स ऑल्सो। 4 जो इसकी सब स्कीम्स हैं वो याद रखनी है। फर्स्ट इज फॉर
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स, ठीक है। सेकंड इज मॉडिफाइड स्कीम फॉर डिस्प्ले फैब्स। देखो मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बस इतना ही याद रखना है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि करना क्या है, आंसर को निकालना कैसे है। प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। देन दिस आल्सो सेट्स अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स एंड डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स, ठीक है। प्लस असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग, दैट इज असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज। और पांचवा है दैट इज दी सेमीकंडक्टर इंडिया फ्यूचर डिजाइन, दैट इज दी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो दीज आर दी स्कीम्स, और इसमें अगर आपको याद हो तो दिस डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज आल्सो कवर्ड अंडर दी प्रोडक्शन, दैट इज दी पीएलआई स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। So that's all about this semiconductor mission. Keep this fact in your notes. That is the Manrega bank accounts yet to be seeded with Aadhaar. There is still a lack in the northeastern states because of the problem of non-linking of MG Narega cards to the Aadhaar cards, and this leads to the leakage of subsidies, and this leads to the leakage of funding. यही मैं अभी बोल रहा था, ये वाला article, that Fitch, which is an international rating agency, has cited some reasons, और उन्होंने यूएस की रेटिंग जो 1994 से चल रही थी, दैट वाज AA+ टू AAA ओनली, ठीक है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया है? बिकॉज दे सेड दैट दी स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस जो है पिछले 20 साल में बहुत कम हो गए हैं यूएसए के। प्लस यूएसए में वो अभी तक मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क, ये भी अभी हम पढ़ेंगे मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। बिकॉज मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क में इंडिया का भी मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क होता है एक्चुअल में इंडिया में। तो उसमें अभी एक न्यूज आया है इन दी इकोनॉमी सेक्शन, तो वो भी पढ़ेंगे। एक तो यूएस की गवर्नमेंट ने ये नहीं प्रोवाइड किया है, प्लस बजटिंग उनकी कॉम्प्लेक्स है, प्लस इकोनॉमिक शॉक्स है, टैक्स कट्स है, इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं, स्पेंडिंग इनिशिएटिव्स नहीं है, नए स्पेंडिंग इनिशिएटिव्स नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज डिक्रीज देयर रेटिंग। प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट एज 6.3% ऑफ द जीडीपी इन 2023। आप मुझे बताइए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट अभी का कितना है, ठीक है, और द टोटल डेफिसिट ऑफ इंडिया, हाउ मच इज इट करंटली। जन विश्वास बिल हमने कल नहीं परसों डिस्कस किया था, पूरे का पूरा बिल, व्हाट इज देयर इन दिस जन विश्वास बिल और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आया था जन विश्वास बिल पे। नाउ इन दिस एडिटोरियल दी ऑथर हियर हाइलाइट्स, ठीक है, दैट कि ये जो जन विश्वास बिल है ना, ये डिक्रिमिनलाइज करती है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है 42 सेंट्रल लॉज, 43 लॉज एक्चुअली, ठीक है, 43 लॉज को चेंज करती है, और मोर देन 183 प्रोविजंस वेयर देयर जहां पे देयर वाज क्रिमिनलाइजेशन, ठीक है। दीज वेयर अर्लियर क्रिमिनल एक्ट्स, लाइक अगर आपने दवाइयां बनाई और दवाइयां बनाई लो क्वालिटी की, ठीक है, तो दैट शुड बी अ क्रिमिनल एक्ट, बिकॉज और लो क्वालिटी की दवा बनाओगे आप तो क्या होगा, जो लोग हैं वो उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, दैट दीज काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स आर नाउ रिप्लेस्ड बाय सिविल एक्ट्स, और इन पे बस क्या लगेगा अब, पेनल्टी लगेगा, नॉट मोर देन पेनल्टी। एंड दैट इज ऑल विच हैज बीन हाईलाइटेड हियर। हाउएवर अगर आपको इस बिल से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप 2 दिन पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें होगा, उसमें है, लाइक जन विश्वास बिल ऑल्सो गिव्स द पावर्स टू अथॉरिटीज, ठीक है, टू इम्पोज पेनल्टीज। और ये कौन सी अथॉरिटीज होती है? ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं,
है ना। और ये ब्यूरोक्रेट्स के पास जब पावर जाता है टू इम्पोज पेनल्टीज, इज दिस अ जुडिशियल फंक्शन? ठीक है, क्या ये जुडिशियल फंक्शन है कि आप ब्यूरोक्रेट्स को ये पावर दे रहे हो कि वो इम्पोज करे पेनल्टीज? और ये जुडिशियल फंक्शन है या नहीं है? क्या ये चीज कल को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी वापस वही प्रॉब्लम जैसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होता था किसका, लाइसेंस राज में? ठीक है। हाउएवर दिस बिल इज टर्म्ड एज, कि ये जो बिल है ये इसलिए लाया गया है बिकॉज दिस बिल एम्स टू प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। दिस बिल is objected with, this bill has the objective of, this bill has the objective, ठीक है, इस बिल का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अबाउट व्हाट, इस बिल का ही ऑब्जेक्टिव है दैट द बिल इज फॉर बूस्टिंग द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड दैट इज अबाउट दिस बिल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Boycotting the minorities is not a good thing. It was highlighted by Ambedkar also. पर्टिकुलरली इकोनॉमिक बाइकआउट जो अभी हो रहा है, अगर आपने भी पढ़ा होगा नो वायलेंस के बाद, ठीक है, विद द माइनॉरिटीज, नॉट अ गुड थिंग, नॉट टू बी bothered about from the perspective of UPSC. But yes, if you are a civil servant in such a district where this kind of thing is happening, you need to ensure a proper and uh, unbiased outlook towards the minority communities. You need to re-establish the trust between the communities. ठीक है, if you are there working in that community, in that region. ठीक है, coming to the no confidence motion, what is no confidence motion and why is it in discussion currently? No confidence motion क्यों है discussion में अभी? तो first thing was about no confidence motion is just to ensure that government is in majority. ठीक है, majority support को चेक करने के लिए, ठीक है, there is this instrument provided by constitution under article 75 which says that the government should sink and sail together. ठीक है, there should be a council of ministers, है ना, with prime minister totally responsible to what, collectively responsible to what, lok sabha, not parliament, responsible to lok sabha, and it means that the ministers will be in the office. ठीक है, ये जो है सेटअप ये तब तक रहेगा जब तक लोकसभा में, जब तक ये तब तक रहेगा जब तक ये लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल है, टिल द टाइम इट्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। एंड व्हेन इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कब ऐसा टाइम आएगा जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी लोकसभा को लेके, व्हेन दी लोकसभा चेंजेस द स्टांस, व्हेन दी लोकसभा चेंजेस द मैंडेट, ठीक है, व्हेन दी मेजॉरिटी चेंजेस, and this majority change has to be reflected through the vote of trust। ठीक है, और ये वोट ऑफ ट्रस्ट कैसे होगा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी उसी टाइम पे ये पता चलेगा whether the government is having the support of the majority or not। Second is the inference is taken from the 75 article, but actually this name of no confidence motion is mentioned in rule 198 of the procedure and conduct of लोक सभा। ठीक है, इन रूल्स में ये लिखा गया है। ठीक है, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के अराउंड में कुछ फैक्ट्स है जिनको याद रखना है। दैट पार्टी रिटेन्स पावर इफ इट डेमोन्स्ट्रेट्स दी फ्लोर टेस्ट। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले, फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट अगर हुआ और पार्टी को फ्लोर टेस्ट में पास हो गई, पार्टी की सपोर्ट मिल गया मेजोरिटी का, तो देन पार्टी पावर में रहेगी, गवर्नमेंट खराब नहीं होगी, गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। बट अगर फ्लोर टेस्ट खराब हुआ, ठीक है, रिजल्ट आया फेल, तो गवर्नमेंट विल फॉल। ठीक है, और ऑल द मिनिस्टर्स
along with the prime minister will resign. ठीक है. Then Lok Sabha at this moment can remove the ministry from the office. A written notice for this motion has to be given. ठीक है. पहला है रिटन नोटिस देना चाहिए, देना होता है मोशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले. रिटन नोटिस किसको जाएगा? जाएगा स्पीकर के पास. और स्पीकर के पास कितने बजे जाएगा? 10 AM से पहले पहले जाएगा. ठीक है, बिफोर 10 AM इन द मॉर्निंग. और स्पीकर इसको पढ़ेगा पूरे हाउस में. जब भी हाउस स्टार्ट होगा, द सेशन विल स्टार्ट, और ये सपोर्ट और ये स्पीकर इस मोशन को पढ़ेंगे. इसके बाद इस मोशन को एक्सेप्ट करने के लिए या इस मोशन को लाने के लिए सबसे पहली चीज होती है 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है. ठीक है. देन ओनली स्पीकर विल अनाउंस द डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस मोशन. और ये डेट ऑफ डिस्कशन जो होगा ये 10 दिन के बाद होगा. ठीक है. मस्ट बी विद इन 10 days. 10 दिन से पहले पहले होगा, 10 दिन के अंदर अंदर होगा. और 10 दिन के अंदर अंदर ये मोशन पास हो जाएगी. और 10 दिन के अंदर अंदर ये मोशन पास नहीं हुई तो 10 दिन के बाद दूसरा मोशन लाना पड़ेगा. डन. दैट इज दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो चलिए आगे चलते हैं, अभी दूसरा न्यूज देखते हैं. एंड ठीक है, एक स्टडी हुई है, बट ये स्टडी कौन सी है, किसने कराई है? दिस स्टडी इज डन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री. ठीक है. तो इट सेज दैट स्टूडेंट्स आर यूजिंग मोर द स्मार्टफोन्स फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड लेस फॉर द स्टडी. ठीक है. तो ठीक है, स्मार्टफोन का यूज कम करना चाहिए हमें जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक. व्हाट इज दिस मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क अंडर द FRBMA एक्ट एंड व्हाट इज FRBMA एक्ट? इस पे थोड़ा सा देखेंगे. एंड दिस इज द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे. इसके बाद हमारे पास न्यूज़पेपर इज डन. फर्स्ट इज दिस FRBMA एक्ट was passed in 2003 for fiscal consolidation and fiscal stability. एक्ट क्या बोलता है? एक्ट सेट्स लिमिट्स ऑन डेट एंड डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. अब ये लिमिट सेट करता है ऑन गवर्नमेंट फॉर डेट एंड डेफिसिट. तो क्या लिमिट सेट करता है कि फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो कितना होगा? 3% होगा. शुड बी लेस देन 3%. ठीक है, ऑफ GDP. अभी आपने यूएसए का देखा कितना था? 6.3%, है ना? तो अगर से इंडिया का 3% है और यूएसए का 6.3% है डेफिसिट अभी, तो दैट वाज द रीजन फॉर व्हाट? फॉर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच टू डिग्रेड द यूएस का इकोनॉमी फ्रॉम AA+ टू AAA. अब उनने रेटिंग डिक्रीज कर दी. अगर इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, अगर आप अभी नंबर्स में बताऊंगा करंटली हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है हमारा फिस्कल डेफिसिट कोविड के बाद से, इट वाज हॉवरिंग अराउंड 9%, और उसके बाद अभी इट्स हॉवरिंग अराउंड 6%, तो इंडिया का रेटिंग भी तो कम हुआ होगा ना. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज फेसिंग इश्यूज इन रेजिंग द डेट और इन रेजिंग द पब्लिक फंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. तो नाउ द थिंग इज टू एंश्योर दिस फिस्कल प्रूडेंस, 12th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था 2004 में कि स्टेट का जो डेट है, ठीक है, जो स्टेट्स का डेट है, उसको भी FRBMA के साथ लिंक करना चाहिए. तो इसीलिए हमने बोला उस टाइम पे कि दिस फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन जो है स्टेट्स के लिए भी, FRBMA एक्ट विल सेट अप कि स्टेट्स का जो है फिस्कल डेफिसिट, है ना, 3% ही रहना चाहिए ऑफ GSDP. ठीक है. And there should be a cap on the budget deficits. ठीक है. तो 3% उनका होना चाहिए क्या? लिमिट ऑन द बजट डेफिसिट ऑफ द स्टेट. ठीक है. दिस FRBMA एक्ट 2003 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी. अब ट्रांसपेरेंसी कैसे करता है ये? ट्रांसपेरेंसी ऐसे करता है इन द फिस्कल ऑपरेशंस बिकॉज इट आस्क्स द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट,
कि आप एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क लेके आओ। और ये मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी या मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क जो आप लेके आओगे, उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें गोल्स होगा सेट कि फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना रहेगा 3 साल तक। ठीक है, तो दिस विल बी फॉर 3 years, कि आप क्या एक्सपेंडिचर करोगे, किस लिए करोगे, कौन सी पॉलिसीज पे आप कितना एक्सपेंडिचर करोगे, कौन से सेक्टर्स पे। एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स इन द ट्रांसपेरेंसी। 3 साल के लिए ये होगा, ये मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी या मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। ठीक है, देन इन 2016, ठीक है, देयर वाज दिस एनके सिंह कमेटी, ठीक है, which said that the government should target a fiscal deficit of 3% of the GDP by March 2020, and it should be decreased to 2.5% by 2023। ठीक है, बट अभी हमारा इससे ज्यादा है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है, ये मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। This statement is a fiscal policy document which gives us a 3-year-long rolling target of expenditure of government and the risks which are involved in such expenditure। ठीक है, तो ये 3 साल का होता है, और इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट गिव्स दी एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स अबाउट हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, सब्सिडी, पेंशन वगैरह, जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा है, उस खर्चे को बोलती है गवर्नमेंट कि इतना खर्चा है हमारा और इसी सेक्टर में हम खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस MTEF। ठीक है, और क्यों न्यूज में है अभी, अगर आप यहाँ पे न्यूज देखो तो गवर्नमेंट बोल रही है दैट वी आर इनेबल, गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी टू रिलीज दिस मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। क्यों? बिकॉज इट सेज कि जब से हमने बजट लाया है तब से अभी तक है ना, एक्सोजेनस शॉक्स जो है, या जो बाहर मतलब आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो नो फेवरेबल कंडीशन has been there in the global, at the global level, so we are still in that process to compile this medium term expenditure framework। Yes, that's all from today's newspaper। आप ये you can study this for your own health, like knowledge, but here you can just remember one thing, that nose or the nasal cavity of warm-blooded animals and the nasal cavity of the dinosaurs and the birds currently was linked by the anatomist whose name is Thomas Henry Huxley, and he suggested that जो आज के birds है they might be the descendants of the earlier dinosaurs। ठीक है, I thank you all and I wish you all the best for your exams, for your preparation. You have any issues, you can call me on 90310 36712। I thank you all and Jai Hind,